पुलिस वाला और भूत। अब तक आपने देखा कि पुलिस वाला हत्यारे सरपंच के बेटे और उसके दोस्त को गोली मार देता है और गांव की उस लड़की और उसके भाइयों को इंसाफ दिलाता है। अब आगे सरपंच के बेटे और उसका दोस्त दोनों भूत बन जाते हैं और अपनी मौत का बदला लेने की ठान लेते हैं। एक रात वही पुलिस वाला उस रास्ते से गुजर रहा होता है, तब दोनों भूत उसके सामने आते हैं। कौन हो तुम? मेरा रास्ता क्यों रोका है तुम दोनों ने? क्यों भूल गए? कुछ दिनों पहले इसी रास्ते पर तुमने हमें गोली मार दी थी। हाँ, लेकिन तुम गुनहगार थे, इसलिए मैंने तुम्हें मारा था, तुम्हें सजा दी थी। अब तुम सजा भुगतो। अच्छा, मरने के बाद भी तुम दोनों नहीं बदले, फिर से गुनाह करना चाहते हो? हाँ, और अब तो हमारे गुनाह की सजा भी कोई नहीं देगा हमें। फिर वो दोनों भूत पुलिस वाले को मार देते हैं। उस दिन से ऐसे ही वो दोनों भूत पुलिस वालों को मारने लगते हैं। ये सब देखकर एसीपी विक्रम अपने 2 पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं। सुनो, आजकल उस रास्ते पर पुलिस वालों की हत्या होने लगी है। पता नहीं चल रहा है ये सब कौन कर रहा है। ये पुलिस डिपार्टमेंट के लिए बहुत शर्म की बात है। हमें जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना चाहिए कि वो कोई आतंकवादी है या जेल से छूटा हुआ कोई पुराना खतरनाक कैदी। जी सर, हमने इस बारे में पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। आज रात हम फिर वहाँ जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पुलिस वाले रात को उस रास्ते पर जाते हैं और कोई सुराग खोजने की कोशिश करते हैं। तभी दोनों भूत वहाँ आकर दोनों पुलिस वाले को मार देते हैं। ये केस अब इंस्पेक्टर अजय ठाकुर के पास आता है। वो एसीपी विक्रम से आकर मिलता है। आओ अजय आओ, अब तुम ही इस केस को सुलझा सकते हो। सर, मैंने इस केस को स्टडी किया है, कहीं भी कोई भी सुराग नहीं मिल रहा। लेकिन एक बात तय है कि जो कोई भी हत्यारा है वो सिर्फ पुलिस वालों को ही मार रहा है, बाकी लोगों को नहीं मार रहा है। इसका मतलब है कि पुलिस वाला का कोई दुश्मन ये सब कर रहा है। मैं जल्द ही इस केस को सुलझाऊंगा सर। हाँ अजय, तुमने पहले भी इस तरह की केसेस सुलझाई है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना भाई, इस केस की तफ्तीश करने वाली पुलिस वालों को भी उसने मार दिया है। हाँ पता है सर, इसलिए मैं आज रात पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाऊंगा ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। ठीक है, ऑल द बेस्ट। फिर रात को अजय ठाकुर उस रास्ते पर आकर पेड़ के पीछे छुप जाता है। वो भूत वहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें कोई पुलिस वाला नहीं दिखता। अजय की समझ में आ जाता है कि ये इन्हीं भूतों का काम है। सर, मुझे पता चल गया है कि ये सब वो 2 भूत कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हो तुम? मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने इस बारे में गांव वालों से पूछताछ की, तब मुझे पता चला कि कुछ दिनों पहले एक पुलिस वाले ने गांव के सरपंच के बेटे और उसके दोस्तों को गोली मारकर उनके गुनाहों की सजा दे दी थी। शायद वही दोनों भूत बनकर अब पुलिस वालों से अपनी मौत का बदला ले रहे हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, मैं उन्हें उन भूतों को मुक्त करने को कहता हूँ। रात को अजय तांत्रिक के साथ उस रास्ते पर आता है। पुलिस का यूनिफॉर्म पहने हुए अजय को देखकर दोनों भूत उसे मारने के लिए सामने आते हैं। तभी तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उन्हें बांध देता है और उन पर भस्म डाल देता है। दोनों भूत उसी जगह पर जल जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं। साच और डरपोक पंडित पवन गांव में रहते थे और वो बड़े ही डरपोक थे। भूत प्रेतों से उनको बड़ा डर था। अंधेरे और सुनसान जगह में उनको अपनी परछाई से भी डर लगता था। दोस्तों में उनकी इस आदत से बड़ी जगहसाई होती थी। उनकी पत्नी सावित्री बड़ी परेशान रहा करती थी उनके इस आदत की वजह से। अरे कुछ तो शर्म किया करो, आपके इस डरपोक स्वभाव से मेरी सहेली और रिश्तेदार भी ताने मारते रहते हैं। इतना पूजा पाठ करते हो, पोथियां पढ़ते हो, फिर भी इतना डर क्यों है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों से भी गए गुजरे हो तुम। पंडित का मजाक तब बनता जब वो अपने ससुराल जाते। अगर रात में कभी बाथरूम जाने की बात आती
तो उनकी पत्नी या साले सालियों को बाहर लालटेन लेकर खड़ा रहना पड़ता और फिर अगले दिन इस बात का बतंगड़ बनाकर हंसी का माहौल चलता ही रहता। साली कहती, क्यों जीजा जी, सब ठीक ठाक साफ सफाई हुई थी ना, या डर के मारे पेट से कुछ बाहर निकला ही नहीं? जीजा जी कहो तो आपके साथ साथ बाथरूम में हम भी घुस जाएंगे और भी हौसला बना रहेगा आपका। एक बार ऐसा हुआ कि पंडित जी घर पर अकेले रह गए थे। पंडिताइन मायके गई हुई थी क्योंकि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी। जाने से पहले पंडिताइन तोते की तरह बोल गई थी, देखो तुम्हारा जो भी बाथरूम का काम हो दिन में ही निपटा लेना, रात में कमरे से निकलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और घर में बत्ती जलाकर सोना। पंडित जी ने मन मारकर हामी भर दी। उन्हें बचपन की याद आ गई। फिर उन्होंने अपने मन में ही कहा, माँ तुम मुझे कोई काम करने से मना करने के लिए भूत और पिशाचों की बात कहकर डराती रहती थी। देखो अब 50 साल की उम्र में भी डरता रहता हूँ मैं। उधर एक पिशाच पंडित की अपने आप से बातें करना सुन रहा था। आज तो मुझे शिकार मिल गया है। आज इस पंडित की नाक में दम करता हूँ। मेरा तो अभी से हंसते हंसते बुरा हाल हो रहा है। देखता हूँ कब तक पंडित बाथरूम नहीं जाता। रात में पंडित को पेशाब लगने लगी और वो भी बड़े जोरों की। पंडित ने पहले तो जबरन खुद को रोके रखा। जब उससे सहा नहीं गया तो वो लालटेन जलाए और सहमते सहमते बाथरूम की ओर बढ़ने लगा। धुंधली चांदनी रात में उन्हें हर परछाई भूत की तरह दिख रहा था। लालटेन से बनती अपनी ही परछाई उन्हें चुड़ैल दिख रही थी। पिशाच घर के छत पर बैठा इसी मौके के तलाश में था। वो बोला, अरे पंडित क्या हाल चाल है रे तेरे? बड़े दिनों से तेरे से मिलने की सोच रहा था, पर तू तो अधमरा सा इंसान है। अब इतनी पोथी पढ़ चुका है तो कुछ तो हिम्मत रख। और धड़ाम से बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुल गया और वो आवाज पिशाच ने ही किया था। पंडित ने डर से आंखें बंद करके जाप शुरू किया। राम 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 राम, हे राम 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 राम। तू राम भगवान को क्यों कष्ट दे रहा है? जिनमें हिम्मत नहीं होती उन्हें राम भी सहारा नहीं देते। चल आ मेरे साथ, जरा घूम आते हैं। पंडित को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा। उसने चिल्लाने की कोशिश की मगर मुंह से आवाज ही नहीं निकली। चिल्ला मत, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। लालटेन मुझे दे और पहले तू बाथरूम जा। जैसे ही उस पिशाच ने उसके हाथ से लालटेन ली और जैसे लालटेन हवा में टंगी रही, पंडित उस लालटेन को देखकर मारे डर के उसने वहीं खड़े खड़े अपनी धोती में ही पेशाब कर लिया और तब तक भोर हो चली थी। पिशाच हंसता हुआ गायब हो गया। पंडिताइन भी मायके से सुबह सुबह आ पहुंची और उन्हें पंडित जी बाथरूम के दरवाजे पर बेहोश पड़े मिले। हाईवे ढाबा। एक बार एक युवक सड़क पर पैदल जा रहा था। वहाँ एक बड़ा ट्रक लोड के साथ आ रहा था। इतने में उस ट्रक के सामने एक ऑटो के आ जाने से ट्रक का कंट्रोल बिगड़ा। उस आवाज से डरकर उस युवक ने पीछे मुड़कर देखने लगा तो वो ट्रक तेजी से आकर उसे मार डाला। सपने में वो लड़का, ओ बाप रे, ट्रक ने मुझे मार दिया, मैं मर गया, भगवान कहकर चिल्लाने लगा। तब उसके पिताजी ने एक गिलास पानी उसके मुंह पर दे मारा। क्यों बेटा शुभम, फिर से कोई सपना देखा? पर यूं हर बात में डरोगे तो कैसे चलेगा? बिजली से डरते हो, छिपकली से डरते हो, क्या मुसीबत है? मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, जरा अपने ढाबे का ख्याल रखना। इस तरह वो ढाबे के काउंटर पे जा बैठा। हाईवे पर कोई भी गाड़ी तेजी से जाती तो वो एकदम से डर जाता था। पता नहीं ये इस नालायक कितनी तेजी से क्यों जाते हैं। गलती से किसी ने ट्रक को ढाबे के अंदर चढ़ा दिया तो बस। मेरे पिताजी ने भी बिल्कुल सड़क के किनारे ही ढाबा बनाया। अगर 1 किलोमीटर अंदर बना देते तो उनका क्या बिगड़ता? कहकर अपने पिताजी को कोसने लगा। तभी 2 व्यक्ति वहाँ आए। 2 चिकन बिरयानी, 2 मटन बिरयानी पार्सल देना। ठीक है सर, 400 रुपए दीजिए। मैंने पार्सल करने के लिए कहा था, पैसे कितने हुए ये नहीं पूछा। ये जानते हुए भी कि भाई कौन है, तुम पैसे मांग रहे हो। भाई चाहे तो तुम्हें और तुम्हारे इस ढाबे को उठा देंगे, समझे? भाई डंडा लेकर धमकाते हुए,
जो हम मांगे वही देना ही तुम्हारा काम है। तुम्हारे हाथ से पैसा शब्द आया तो तू हमारे हाथ तो मारे जाओगे, खबरदार। भाई मुझे माफ करना, आप जो चाहोगे दूंगा, मुझे कुछ ना करना, प्लीज प्लीज। कहकर मिन्नतें करने लगा। यूं वो पार्सल लेकर वहाँ से चले गए। बाद में एक ऑफिसर वहाँ आया। सुनो, आई एम फूड इंस्पेक्टर प्रकाश। ये क्या है, ढाबा है या कचड़े का डब्बा? इतने सारे मक्खी और इतनी बदबू। चिकन और मछली ताज़ा पकाते हो या नहीं? तुम्हारे ढाबे में बहुत सारी शिकायतें हैं। यक! ये रोटी का स्वाद इतना बेकार क्यों है? घटिया आटा इस्तेमाल कर रहे हो क्या? भरो, जुर्माना भरो, 10,000 जुर्माना भरो। जुर्माना भरते हो या जेल जाते हो? कहकर नोटबुक निकाला। सर प्लीज सर, पिताजी बाहर गए हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता सर, मुझे जेल में न डालें सर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, 2,000 देना, तुम्हारे पिताजी के आने के बाद ही मैं फिर आऊंगा। कहकर पैसे लेकर वहाँ से चला गया। एक दिन वो ढाबा में बैठकर अखबार पढ़ रहा था कि हच हच कहकर छींकने लगा। अखबार में लिखा था, चीन से भारत आई एक नई घातक वायरस, इसके लक्षण है सर्दी और खांसी। सरकार ने ये घोषणा की है कि नागरिक जरूरी एहतियात बरतें। ये देखकर वो तुरंत डरकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर साहब, मुझे चाइना वायरस हुआ है, प्लीज डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब ने ब्लड टेस्ट लिखा तो वो टेस्ट करा के रिपोर्ट लेके फिर लौटा। ओह नो, तुम्हें चाइना वायरस की बीमारी नहीं है, तुम्हें ब्लड बुकेरिया नाम की बीमारी हुई है। आई एम वेरी सॉरी, तुम 1 महीने से ज्यादा नहीं जियोगे। तुम्हारी यदि कोई इच्छाएं नहीं पूरी हुई है तो इस 1 महीने में उन्हें पूरा कर लो। ये बात सुनकर शुभम दंग रह गया। बाद में, भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारे पास थोड़े दिन बाद आराम से आने वाला था, तुम्हें इतनी जल्दी किस बात की थी? मेरी एक ही इच्छा अधूरी रह गई है, वो है साहसी बन के जीना। मैं साहसी बनकर जीना चाहता हूँ भगवान। ऐसा उसने सोचा। बाद में उसके पिताजी गांव से लौटे, पर पिताजी से उसने अपनी बीमारी की बात छिपाई। एक दिन उन गुंडों ने दोबारा आकर चिकन बिरयानी का पार्सल मांगा। शुभम के मना करने पर, क्यों मरना चाहता है जो हमें मना कर रहा है? ये सही है कि मैं मर रहा हूँ, पर तुम्हारे हाथों नहीं। कहकर शुभम उछल उछल कर उन्हें मारने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए। वे गुंडे वहाँ से भाग गए। बाद में फूड इंस्पेक्टर भी वहाँ आया। क्यों, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? कितने चक्कर काटूंगा? ठीक है, 2,000 रुपए निकालो, मुझे क्या कोई और काम नहीं है? तुम्हें काम क्यों नहीं है? फूड इंस्पेक्टर कहकर लोगों को ठगना ही तो तुम्हारा काम है। मैंने तुम्हारे बारे में इंटरनेट ढूंढा, पहले तुम अपना ID कार्ड दिखाओ। कहकर उसका गिरेबान पकड़कर उसे मारने लगा। पिताजी कुछ समझे नहीं और उसे हैरान होकर देखने लगे। वो हाथ जोड़ता हुआ, मुझे छोड़ दो बेटा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं फिर ऐसी हरकत नहीं करूँगा, इस गांव की ओर मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा। कहकर उसका लूटा हुआ सारा पैसा वहाँ रखकर वहाँ से भाग गया। इतने में वहाँ डॉक्टर एक व्यक्ति के साथ आया। बेटा, मुझे माफ करो, इस लैब टेक्नीशियन के वजह से ही ये सब कुछ हुआ। तुम्हें एक साधारण जुकाम हुआ था, पर इसने गलती से किसी और के रिपोर्ट को तुम्हारे रिपोर्ट से बदल दिया। सॉरी सर, गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। डॉक्टर साहब, साहसी बन के जीने में इतना मजा है, ये बात मैंने अभी अभी जाना है। इतने दिन डरपोक बनकर हर घड़ी गुजारा है मैंने, पर ये 10 दिन मैंने वास्तव में जिंदगी को जिया है। अब से मैं किसी से भी और किसी चीज से भी जिंदगी में नहीं डरूंगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। उसमें हुए इस परिवर्तन को देखकर उसके पिताजी बहुत खुश हुए। ये कहानी रामलाल नामक एक आदमी की है, जिसके पास एक उड़न खटोला रिक्शा था, जिसे वो हवा में भी तेज चलाया करता था और उससे लोग काफी परेशान रहने लगे थे। गांव वाले उससे बोलते, अरे रामलाल, जरा गाड़ी धीरे चलाया कर, कहीं एक्सीडेंट हो गया ना तो तुझे जेल जाना पड़ेगा। मैं बहुत ही अच्छा ड्राइवर हूँ, मुझे अच्छे से मालूम है गाड़ी कैसे कंट्रोल की जाती है। वो तो वक्त पर ही पता चलेगा। वैसे भी हर किसी को पहले से पता नहीं होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, समझे? हाँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे अच्छे से मालूम है। और रामलाल अपनी रिक्शा को लेकर वहाँ से तेजी से दूसरी तरफ आ निकलता है। रामलाल रास्ते में लोगों के सामने जोर जोर की आवाज लगाने लगता है।
उड़ने वाले रिक्शा में बैठो, जल्दी से तुरंत घर पहुंच जाओगे। जल्दी जल्दी बैठो उड़ने वाले रिक्शा में। ये सुनकर एक आता हुआ परिवार में से एक बच्चा बोलता है, पापा पापा चलो ना उड़ने वाले रिक्शा में बैठेंगे। ठीक है बेटा, अभी चलते हैं। सोनमपुर चलोगे क्या? हाँ भैया जरूर चलेंगे। कितने लोग हैं? बस 200 रुपए। ठीक है चलो। अच्छा ये उड़ेगा ना? हाँ हाँ जरूर उड़ेगा, मैं इसे उड़ा के ले जाऊंगा। इतना बोलकर वो रामलाल रिक्शा का मीटर ऑन करता है और तेजी से गाड़ी को दौड़ाने लगता है। पीछे बैठे सब डर जाते हैं और रोकने के लिए चिल्लाने लगते हैं, रोको रोको। पर रामलाल किसी की नहीं सुनता है और तेजी से वो चलाता रहता है। पीछे बैठे लोग इधर उधर पटकाते रहते हैं और रामलाल सीधा सोनमपुर में ही रोकता है। उसके परिवार वाले गुस्से में उतरते हैं और बोलते हैं, अरे ये है तेरा उड़ने वाला रिक्शा? तू ऐसे चला रहा था जैसे हमारी आखिरी दिन हो। ठीक से चलाना नहीं आता क्या? अरे आपने ही तो बोला था उड़ने वाला रिक्शा में बैठना है, तो यही है उड़ने वाला। अब पैसे दो और निकलो। ये लो 200 रुपए। अब तुम्हारे रिक्शा में हमें कभी नहीं बैठना है। रामलाल फिर से अपने रिक्शा लेता है और तेजी से चलाता हुआ वापस मार्केट आता है और वहाँ भी बड़ी तेजी के साथ गाड़ी रोकता है। दूसरे लोग उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे देख के चलाइए ना, मुझे अभी चोट लग जाती। तो देख के तुम चलो ना, मैं तो देख के ही चला रहा हूँ। लगता है तुम ठीक से नहीं देख रहे हो। रामलाल सभी से उल्टा बहस करने में लगता है और उसे किसी की बात समझ में नहीं आती है। वो खुद को सही साबित करने के चक्कर में सबको गलत ठहरा देता है। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, कहीं तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हें कोई नुकसान ना झेलनी पड़े। हाँ हाँ ठीक है, मुझे मत सिखाओ, सामने से हटो, मेरे ग्राहक आ रहे हैं। रामलाल तेजी से अनाउंसमेंट करने लगता है, उड़ने वाली रिक्शा में बैठो और जल्दी से घर पहुंच जाओ। आओ आओ जल्दी आओ, नहीं तो दूसरा बढ़ जाएगा। ये सुन के एक आदमी आता है और बोलता है, क्या सच में ये उड़ने वाली रिक्शा है? हाँ भाईजान, इसे मैं ऐसे चलाऊंगा कि रिक्शा हवा में उड़ने लगेगी। आप बैठो तो सही। हाँ हाँ मैं बैठता हूँ। वो आदमी बैठता है और रामलाल अपनी रिक्शा चलाना शुरू करता है और फिर से इतनी तेजी से चलाता है कि सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसके गाड़ी से बच बच के भागते हैं। अंदर बैठा आदमी डरा हुआ चिल्लाता रहता है, बचाओ बचाओ, गाड़ी रोको, मुझे उतारो यहाँ। अब तो ये गाड़ी सीधा पहुंचकर ही रुकेगी। और रामलाल गाड़ी तेजी से चलाता रहता है। तभी एक बच्चा सामने आ जाता है और रिक्शा का ब्रेक नहीं मार पाता और उस बच्चे को ठोक देता है। जब रामलाल बाहर आता है तो देखता है कि ये उसी का बेटा बंटी है और जख्मी हुआ होता है। रामलाल ये देखकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? अपने बेटे को ठोक दिया मैंने, ये क्या कर दिया? और रामलाल रोता हुआ उस गाड़ी से बेटे को हॉस्पिटल लेके जाता है और इलाज कराता है। बेचारा रामलाल अपने कारनामे में खूब पछताता है और दोबारा रिक्शा को हवा में उड़ा के नहीं चलाता है और तब से रामलाल गाड़ी धीरे चलाना लगता है। संदेश: हमेशा अपनी गाड़ी धीरे चलाइए। तेज रफ्तार से किसी की जान जा सकती है या खुद की भी जान जा सकती है। गाड़ी को कम से कम स्पीड में ही चलाइए।